साधु महाराज, क्या इसका कोई उपाय नहीं है जो हमें अपनी बच्ची से अलग होने से बचाया जा सके? नहीं राजा साहब, अब तो इसका कोई उचित उपाय नहीं है। आपको अपनी पुत्री का त्याग करना ही होगा, नहीं तो उसका परिणाम आपको पता ही है। राजा ना चाहते हुए भी अपनी पुत्री को जंगल में एक गाय के पास छोड़कर चले जाते हैं। महारानी, आपकी ये उदासी कह रही है कि जरूर कोई बात है जो आपको विचलित कर रही है। महाराज, मुझे अपनी पुत्री की याद आ रही है। न जाने वो कहाँ होगी, किस हाल में होगी, या फिर ये कहें कि वो। महारानी, आप क्यों बार बार वो पुरानी बातें याद करके खुद का और हमारा भी मन दुखी करती हैं? महारानी, कृपया अब वो सब ना याद करें। याद करना है तो हमारे पुत्र राजकुमार विजय सिंह को याद करो, जो हमारे पास है, हमारे साथ है। क्या मुझे मेरी पुत्री की याद नहीं आती? क्या वो मेरी पुत्री नहीं थी? मेरे मन में आज भी उसके लिए उतना ही प्यार है जितना कि मेरे पुत्र के लिए है। परंतु हमने उसे किस लिए बचपन में छोड़ा था, ये भी तो जानती हैं ना आप। तो क्यों बार बार उसे याद करके अपने मन को दुखी कर रही हैं आप? महारानी जी, आज के बाद आप ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगी। माँ, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। हरी हरी घास और कुछ ताजे फल। आपने कल शाम से कुछ नहीं खाया है, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके लिए कुछ खाने को ले आऊं। ये लो माँ। माँ, तुम आज उठ क्यों नहीं रही हो? वैसे तो मेरे एक बार कहने पर ही सारी बात मान जाती हो, पर आज क्यों नहीं सुन रही हो मेरी बात? बेटी, अब तेरी माँ नहीं उठेगी, क्योंकि वो अब इस दुनिया में नहीं रही। बेटी, जब तुम अपनी माँ के लिए घास लेने गई थी, तब तुम्हारी माँ का दम निकल गया था और अब वह इस दुनिया में नहीं है। हिरन की बात सुनकर वह लड़की बहुत दुखी हो जाती है और वह बहुत रोती है। माँ, मुझे छोड़कर कहाँ चली गई तुम? अब मैं कैसे रहूंगी? मेरा तो आपके सिवा कोई भी नहीं है। अब वह लड़की बहुत उदास रहती और कुछ भी नहीं खाती पीती, बस अपनी माँ को याद करती रहती। एक दिन हिरन उसके पास आती है। बेटी, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत दुखी हो, उदास हो, लेकिन फिर भी मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। बेटी, इस जंगल में हर कदम पर बहुत सारे खतरे हैं और अब तो तुम्हारी माँ भी नहीं है जो तुम्हारी देखभाल करें। वैसे भी इतने साल तो तुमने इस घर के अंदर रहकर बिताए हैं, लेकिन अब तुम्हें इस घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा और जब तुम बाहर जाओगी तो तुम्हें हर कदम पर खतरे का सामना करना पड़ेगा। इसलिए तुम्हें अब इस जंगल से चले जाना चाहिए। तुम्हें इंसानों के बीच इंसानी बस्ती में रहना चाहिए। इसी में तुम्हारी भलाई है और इससे तुम्हारी माँ को भी खुशी मिलेगी। हिरन के कहने पर वह लड़की दुखी मन से जंगल छोड़कर इंसानों की बस्ती में चली जाती है। मैं कहाँ जाऊं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं तो किसी को जानती भी नहीं हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मेरी मदद की। पर आपको क्या हो गया था जो आप अचानक जमीन पर गिर गई थी? क्या बताऊं, 2 दिनों से मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है।
मुझे बहुत कमजोरी भी लग रही है। मैं वैद्य जी के घर दवाई लेने जा रही थी कि अचानक चक्कर आ गए और मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। ठीक है, तो आप मुझे बताइए वैद्य जी का घर कहाँ है? मैं आपको वहाँ लेकर चलूंगी। अब उस औरत के बताने पर वह लड़की उस औरत को वैद्य के घर ले जाती है। ये दवाई सुबह शाम खा लेना, इससे तुम्हारी तबीयत एकदम ठीक हो जाएगी। अब वह दोनों दवाई लेकर उस औरत के घर चले जाते हैं। मैं फिर तुम्हें धन्यवाद देती हूँ। तुमने मेरी बहुत मदद की, पर मैंने तो तुम्हारे बारे में पूछा ही नहीं। कौन हो तुम और कहाँ रहती हो और नाम क्या है तुम्हारा? मेरा कहीं भी घर नहीं है और मेरा नाम भी कुछ नहीं है। क्या तुम्हारा कोई नाम नहीं है? पर ऐसा कैसे हो सकता है? नाम तो सबका होता है। जैसे मेरा नाम तारा, वैसे ही तुम्हारा भी तो किसी ने कोई नाम रखा होगा ना? नहीं, मेरा कोई नहीं है। मैं अकेली हूँ और मेरा कोई नाम नहीं है। अगर ऐसी बात है कि तुम्हारा कोई नहीं है, तो फिर आज से मैं तुम्हारी बड़ी बहन और तुम मेरी छोटी बहन, और मैं तुम्हारा नाम रखती हूँ मोहिनी। अब वह लड़की अपना मोहिनी नाम सुनकर बहुत खुश हो जाती है। देखो मोहिनी, अब आज से तुम यहीं मेरे साथ रहोगी, ठीक है? अब मोहिनी तारा के साथ उसके ही घर में रुक जाती है। अगली सुबह तारा जब घर से कहीं जा रही होती है, तभी मोहिनी तारा से पूछती है, दीदी, आप इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हैं? मोहिनी, मैं राजमहल जा रही हूँ, क्योंकि मैं वहीं काम करती हूँ और अब मैं शाम को ही वापस आऊंगी। लेकिन तुम्हारे लिए मैंने खाना बना दिया है, तुम समय से खा लेना। पर दीदी, मैं यहाँ अकेले कैसे रह पाऊंगी? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मुझे भी आप अपने साथ ले चलें और वहीं कोई काम दिलवा दें? तारा मोहिनी की बात से सहमत हो जाती है और उसे भी अपने साथ राजमहल लेकर पहुंच जाती है। ठीक है, तुम आज से हमारे कक्ष की देखरेख करोगी और हमारे आदेशों का पालन करोगी। अब मोहिनी भी रोज तारा के साथ राजमहल आती और दिन भर काम करके शाम होते ही तारा के साथ उसके घर चली जाती। एक दिन मोहिनी महारानी के कक्ष में कुछ काम से जाती है कि तभी वहां उसे दूसरी दासी दिखाई देती है। ए तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे ये क्या, ये सोने की मोहरे? क्या तुम सोने की मोहरे चुरा रही हो? देखो, तुम बहुत ज्यादा सत्यवादी मत बनो। हाँ, मैं चोरी कर रही हूँ और ये कोई पहली बार नहीं है, समझी? मैंने न जाने कितनी चीजें चुराई हैं यहाँ से। क्या किसी को कभी पता चला आज तक? अरे इनके पास बहुत धन दौलत है, इसमें से अगर हम थोड़ा बहुत निकाल भी लेंगे तो इनको कुछ पता नहीं चलने वाला और हमारा काम हो जाता है। इसलिए ज्यादा सोचो मत, और तुम्हें भी चाहिए तो ले लो जितना मन हो, और ये बात यहीं तक रखो, समझी? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, और किसी के पास कितना भी हो उससे मुझे कोई मतलब नहीं। हमारा जो काम है हमें वही करना चाहिए, और चोरी तो कभी नहीं करनी चाहिए। इसलिए तुम भी ये सब मत करो। देखो, तुम अपना ये ज्ञान अपने पास रखो और मैं तो वही करूंगी जो मुझे करना है, और अगर ये बात किसी को पता चली तो समझ लेना वो दिन तुम्हारा यहाँ आखिरी दिन होगा। अच्छा, तो इसके मुंह में बात रुकी नहीं, इसने तारा को बता ही दिया आखिर। ठीक है, अब देख तू,
मैं क्या करती हूँ तेरे साथ। क्या हमारे दरबार में चोरी? किसकी इतनी हिम्मत हो गई कि हमारे दरबार में चोरी करे, और वो भी महारानी का कीमती हीरों का हार? सेनापति, आप जल्द से जल्द महल के सभी नौकर और नौकरानियों को एकत्रित कर हमें सूचित करें। हम सभी की तलाशी लेंगे, और जिसके पास वो हीरो का हार मिला उसकी तो खैर नहीं। महाराज, किसी की तलाशी लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ वो चोर कौन है। क्या तुम जानती हो चोर कौन है? तो बताओ हमें, कौन है वो? महाराज, वो चोर है वो नई लड़की जिसका नाम मोहिनी है। उसी ने महारानी जी का वो कीमती हार चुराया है। क्या वो लड़की चोर है? सैनिकों, जाओ उस लड़की को यहाँ लेकर आओ। तभी सैनिक के साथ मोहिनी और तारा दोनों आ जाती हैं। मोहिनी, क्या तुमने महारानी जी का वो कीमती हीरो का हार चुराया है? महाराज, मैंने कोई चोरी नहीं की है। मैं किसी भी हार के बारे में नहीं जानती हूँ। महाराज, ये लड़की झूठ बोल रही है। चोरी इसी ने किया है। आप चाहें तो किसी को भेजकर इसके घर की तलाशी लेने को कहें। वो हार आपको इसके घर में ही मिलेगा। दासी की बात सुनकर राजा अपने 2 सैनिकों को तारा और मोहिनी के घर भेजता है। हाँ, यही है वो हार जो हमारे कक्ष से चोरी हो गया था। इसका मतलब इस लड़की ने ही ये हार चुराया था। सैनिकों, पकड़ लो इस लड़की को और ले जाकर कैद कर दो जीवन भर के लिए कारागार में। नहीं महाराज, इसने कुछ नहीं किया है। वो हार मैंने चुराया था। महाराज, जो भी सजा देनी है आप मुझे दे दीजिए, लेकिन मोहिनी को छोड़ दीजिए। उसे इस हार के बारे में कुछ नहीं पता। अच्छा, तो तुम हो असली चोर। तो फिर सजा भी अब तुम्हें ही मिलेगी, और मैं तुम्हें आजीवन कारावास की सजा देता हूँ। सैनिकों, ले जाओ इसे और डाल दो कारागार में। सैनिक अब तारा को कारागार में बंद कर देते हैं। देखो लड़की, ठीक है कि तुमने चोरी नहीं की, लेकिन अब तुम्हें इस महल में कोई काम नहीं मिलेगा और तुम्हें यहाँ से जाना होगा। जी महाराज, मैं चली जाऊंगी, पर आपको बता दूं कि वो चोर अभी भी आपके महल में है और वो हार तारा दीदी ने नहीं चुराया था। बस, हमें अब और कुछ नहीं सुनना, और तुम ये मत भूलो कि न्याय करना हमारा काम है, तुम्हारा नहीं। और इससे पहले कि हमें क्रोध आ जाए, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। अब मोहिनी राजमहल से निकलकर चली जाती है और निराश होकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तारा दीदी ने अपनी बलि दे दी। ऐसा क्यों किया आपने? अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, और मैं करूं भी तो क्या? मैं राजा साहब से कैसे लड़ सकती हूँ? उनके पास तो बहुत बल है। मोहिनी अब निराश होकर सीधे जंगल की ओर निकल जाती है और एक पेड़ के पास बैठकर खूब रोती है कि तभी वहां हिरन आ जाती है। क्या हुआ बेटी, तुम क्यों रो रही हो और यहाँ वापस क्यों आ गई हो? मैं यहीं रहूंगी अब। मैं नहीं जाऊंगी इंसानों के बीच रहने। जो इंसान किसी को पहचान नहीं सकता कि वह कैसा है, कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच बोल रहा है। लेकिन तुम यहाँ कैसे रहोगी? अब तुम्हारी रक्षा करना बहुत कठिन कार्य है, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ से भेजा था। कुछ भी हो, अब मैं यहीं रहूंगी, कहीं नहीं जाऊंगी यहाँ से। अब मोहिनी की जिद की वजह से हिरन मोहिनी को अपने साथ लेकर रहने लगती है और दोनों बहुत खुश होते हैं।
अरे वाह हिरन, आज तो इस हिरन का शिकार करने में आनंद आएगा। राजकुमार जैसे ही हिरन की ओर धनुष घुमाता है कि तभी वहां मोहिनी आ जाती है। रुक जाओ, तुम ऐसा नहीं कर सकते। अरे चोर लड़की, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हट जाओ मेरे सामने से, वरना अच्छा नहीं होगा। नहीं, मैं तुम्हें किसी की भी जान लेने नहीं दूंगी। एक चोर होकर भी इतना घमंड। मैं चोर नहीं हूँ और न ही मैंने कोई चोरी की थी। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी। अब तो तुम्हें दिखाना ही पड़ेगा कि एक राजकुमार से उद्दंडता करने की क्या सजा होती है। अब राजकुमार मोहिनी को घोड़े पर बिठाकर अपने साथ राजमहल में लेकर चला जाता है, जिससे हिरन बहुत दुखी हो जाती है। ये राजकुमार बहुत ही क्रूर है, अब लगता है मुझे ही कुछ करना होगा। तभी हिरन जल्दी से साधु महाराज के आश्रम में पहुंच जाती है और उन्हें सारी बात बताती है। राजकुमार विजय सिंह, तुम इस लड़की को क्यों लेकर आए हो? ये तो वही लड़की है जिसे हमने कुछ दिनों पहले इस महल से बाहर किया था। हाँ पिताजी, ये वही लड़की है, मोहिनी। और आज इसने मेरा रास्ता रोका, मुझसे उद्दंडता की, जिसके लिए मैं इसको सजा दिलवाने यहाँ लेकर आया हूँ। ऐ लड़की, मैंने उस दिन तुम्हें छोड़ दिया था, लेकिन आज मैं तुम्हें सजा जरूर दूंगा, क्योंकि तुमने मेरे पुत्र यानी कि इस राज्य के आगामी राजा से उद्दंडता की है। इसे कदापि माफ नहीं किया जाएगा। सैनिकों, ले जाओ, इसे भी डाल दो कारागार में। ठहरो। साधु महाराज, आप यहाँ? हाँ मैं। राजा साहब, आप जिसे सजा दे रहे हैं वो कोई चोर नहीं है, और वैसे भी उसे अपने ही घर में चोरी करने की क्या आवश्यकता? क्या? साधु महाराज, इसका मतलब ये हमारी पुत्री है? हाँ, सही कहा, ये आपकी ही पुत्री है, जिसे वर्षों पहले आपने उस गाय को सौंप दिया था। यह बात सुनकर राजा बहुत खुश हो जाता है। ये मेरी पुत्री है, ये मेरी पुत्री है। साधु महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? साधु महाराज एकदम सही कह रहे हैं पुत्री। मैं ही तुम्हारा पिता हूँ और तुम हमारी पुत्री हो। अगर ऐसा है कि मैं आपकी पुत्री हूँ, तो मेरा बचपन जंगलों में क्यों बीता और आप लोग इतने वर्ष मुझसे दूर क्यों रहे? और इससे पहले भी मैं यहाँ आई थी, तब तो आपने कभी नहीं कहा कि मैं आपकी पुत्री हूँ और आप मेरे पिता। बेटी, मैं ही तुम्हारा पिता हूँ, और तुम्हें जंगल में क्यों रहना पड़ा, इसके पीछे की एक कहानी है। और वो यह है कि आज से कुछ वर्ष पहले जब मैं और तुम्हारी माँ एक दिन अपनी राज सवारी से जंगल में शिकार खेलने निकले थे। महाराज, वो देखिए, कितना सुंदर तोता है, और यह तो रंग बिरंगा तोता है। इतना सुंदर तोता तो मैंने आज तक नहीं देखा। काश ये तोता मुझे मिल जाता। बस इतनी सी बात, मैं अभी इस तोते को लेकर आपको भेंट करूंगा। अब राजा उस तोते पर निशाना लगा देता है, और जैसे ही राजा तीर चलाता है कि तोता उड़ जाता है, और वह तीर जाकर एक गाय की बछिया को लग जाता है। आह! आह! राजा और रानी
दोनों किसी के कराहने की आवाज सुनकर उसके पास जाते हैं। राजा साहिब, आपने मेरी पुत्री को मारा है। आपने मेरी गोद सूनी की है, इसलिए मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप भी अपनी पुत्री को अपने पास नहीं रख पाएंगे और उसे लेकर मेरे पास ही आएंगे, वरना उसकी मृत्यु निश्चित है। और यदि आपने उसको फिर भी अपने साथ रखने का प्रयास किया तो उसकी मृत्यु के पश्चात आपकी पत्नी दोबारा कभी मां नहीं बन सकेगी। नहीं गाय माता, ऐसा ना करें, हमें क्षमा कर दें। मुझसे अनजाने में ये अपराध हो गया। मैंने जानबूझकर नहीं मारा तुम्हारे बच्चे को। राजा गाय से क्षमा मांग ही रहा होता है कि तभी रानी अचानक चक्कर खाकर वहीं गिर जाती है कि तभी राजा जल्दी से रानी को महल में लेकर आता है। बधाई हो महाराज, महारानी ने पुत्री को जन्म दिया है। दाई की बात सुनकर राजा खुश हो जाता है, लेकिन उसको बहुत चिंता भी सता रही होती है। साधु महाराज, महारानी जब भी इसे दूध पिलाती हैं, महारानी का दूध खून की तरह लाल हो जाता है। भला ऐसे में हमारी पुत्री का पालन पोषण कैसे हो सकेगा? राजा की बात सुनकर साधु अपनी आंखें बंद कर कुछ देर शांत बैठे रहते हैं और कहते हैं, राजा साहब, आपकी पुत्री को जीवित रखने का एक ही उपाय है। आप इसे उसी गाय को सौंप दें, वरना इसकी मृत्यु निश्चित है। और यदि इसकी मृत्यु आपके साथ रहने से हुई तो आपके महल में कभी संतान नहीं होगी। नहीं साधु महाराज, ऐसा ना कहें, कोई उपाय बताएं, कुछ तो करें। हम अपनी पुत्री के बिना नहीं रह पाएंगे। अब यही एक रास्ता बचा है और कोई उचित उपाय नहीं है। और इसलिए ना चाहते हुए भी अपने सीने पर पत्थर रखकर हमने तुम्हें उस गाय को सौंप दिया था। लेकिन आज तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। राजा साहब, अब वह गाय इस दुनिया में नहीं रही, तो उसका श्राप भी पूरा हो चुका है। अब आप अपनी पुत्री के साथ रह सकते हैं। क्या सच में ऐसा हो सकता है साधु महाराज? हाँ, अब ऐसा हो सकता है। उस गाय का श्राप सिर्फ उसके स्नेह व प्यार तक ही था। उसकी मृत्यु के पश्चात वह श्राप स्वतः ही मुक्त हो चुका है। अब राजा बहुत धूमधाम से अपनी पुत्री का स्वागत कर उसको राजकुमारी बनाता है। राजकुमारी बनते ही मोहिनी अपने पिता से कहती है, पिताजी, तारा दीदी ने कोई चोरी नहीं की थी, उनको कारागार से आजाद करवा दो। और असली चोर कोई और है, उसे मैं जानती हूँ, उसको इस राजमहल से बाहर करवा दिया जाए। अब मोहिनी की बात सुनकर राजा वैसा ही करता है। तारा को कैद से आजाद कर उस दुष्ट दासी को राजमहल से बाहर निकलवा देता है। अब तारा मोहिनी को राजकुमारी बने देख चकित रह जाती है और तभी राजकुमारी मोहिनी उसे अपने कक्ष में ले जाकर सारी बात बताती है और अब सभी खुश होकर एक साथ रहने लगते हैं।